इलेक्शन कमीशन आज ही फैसला कर ले, हमारी सीट हमें एलोकेट कर दे ताकि हमारी केस पे जल्द फैसला हो और हमारी असम्बली भी पूरा हो। ये अगर इन लोगों के पास जाएगी तो ये उन लोगों में खैरात समझ करके बांट देंगे। हमने पूछा भाई क्या तय हुआ आपका पीपल्स पार्टी से, तो वही कह रहे हैं कि आपका मैंडेट 100% जारी है। पीपल्स पार्टी उनको प्रेशर कर रही है कि जिससे उनकी गवर्नरशिप है आज भी इतना बड़ा रिस्क ले रहे हैं, उस हुकूमत का हिस्सा बनने जा रहे हैं जिसको पूरे सालों साल गालियां ही पड़। पाकिस्तान अगले 1.5-2 साल में इन मुश्किलात से बाहर निकल जाएगा। इन हालात में शहबाज शरीफ इज द बेस्ट चॉइस। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आसमा शिराजी। प्रोग्राम है फैसला आपका। इंतकाल इक़्तिदार के मराहिल तय होते चले जा रहे हैं। आज आपने देखा खैबर पख्तूनख्वा के अंदर असम्बली ने ओथ लिया, कुछ नाखुशगवार वाक़यात वहाँ पे देखने को मिले, लेकिन बहरहाल ये मरहला आगे बढ़ा है। कल कौमी असम्बली का इजलास होगा, हंगामा खेज़ इजलास होने की तवक्को है, लेकिन क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उसमें शरीक होगी तो किस तरह होगी, क्या हिकमत अमली इख्तियार करेगी, ये भी एक बहुत अहम सवाल होगा। इससे पहले आज नवाज शरीफ साहब 7 साल के बाद पार्लियामेंट हाउस पहुँचे और वहाँ पर उन्होंने अपनी पार्लिमानी पार्टी से खिताब किया अब से थोड़ी देर पहले, और ये भी कहा कि वही उनका पुराना एक शिकवा था कि मुझे क्यों निकाला, और उसके साथ साथ ये कि जिन लोगों ने भी तहरीक इंसाफ को नाफिज किया था उन्होंने पाकिस्तान के साथ जुल्म किया। ये जुमला उनका बहुत अहम है अगर आप इस वक्त के हालात जो हैं उसको देखें। इसके साथ साथ और भी बहुत सारी ख़बरें हैं। गवादर के अंदर इस वक्त तबाही मची हुई है, पानी बहुत ज़्यादा है। कल जो बारिश बरसी वहाँ पे और उसके बाद गवादर शहर तकरीबन डूब चुका है। इमदादी कार्रवाइयाँ वहाँ पे जारी हैं, लेकिन जाहिर है कि गवर्नेंस और गवर्नेंस के जो मसाइल हैं उसके हवाले से सारी तवज्जो इस वक्त सियासी सूरत हाल की तरफ है। वहाँ पे भी काम हो रहा है, लेकिन जो क्लाइमेट चेंज है उसको हमें भांपना होगा, जानना होगा, और उसके हवाले से भी हुकूमत को, रियासत को इक़दाम करना होंगे। आज जो बड़ी ख़बर और भी आई है वो मखसूस नशिस्तों के हवाले से है, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के हमराही में इलेक्शन कमीशन के सामने गई है। वहाँ पे उनका मुतालबा है कि उनको मखसूस नशिस्तें दी जाएँ, जो कि वो इलेक्शन आज़ाद उम्मीदवारों के हैसियत से जीत के आए हैं, और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के साथ इस वक्त वो मुंसलिक है। कहा जाए कि पार्लिमानी लफ्ज़ों में सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ही है जो कि इस वक्त पार्लियामेंट के अंदर है, लेकिन अब उनका ये इस्तेहकाक, उनका ये हक़, उनका ये नाम जो है, शनाख्त, उसके ऊपर बहुत ज़्यादा सवालात जो हैं वो इलेक्शन कमीशन की तरफ से उठा दिए गए हैं। आज भी जो हेयरिंग हुई थी उसमें ये कहा गया था कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने 26 फरवरी को हाल ही में जो ख़त लिखा, उस ख़त के अंदर जो है वो मखसूस नशिस्तों के हवाले से जो उनको नहीं चाहिए ये लिखा गया है। बल्कि इस पर वैसे अली ज़फ़र साहब ने भी दलाइल दी। उन्होंने कहा कि आइन के मुताबिक सियासी जमात का पार्लिमानी होना शर्त नहीं है, मगर मखसूस नशिस्तें ना देने से सेनेट इलेक्शन के अंदर भी तहरीक इंसाफ या जो आज़ाद सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल है उसको नुकसान होगा। इस मौके पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को का जो ख़त था वो बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब को पेश किया, जिसमें कि उन्होंने लिखा था कि उनको ये नशिस्तें नहीं चाहिए क्योंकि वो पार्लिमानी जमात नहीं हैं। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के ख़ुद चेयरमैन आज़ाद हैसियत से इलेक्शन लड़े हैं। इस बुनियाद के ऊपर जब ये मामला सामने आया तो अली ज़फ़र साहब जो हैं उनके लिए भी एक ख़बर ही थी। वो खैर आज हमारे प्रोग्राम पर भी होंगे, उनसे हम बात करेंगे क्या मखसूस नशिस्तें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मिलेंगी, या इस नई सूरत हाल के बाद हम ये समझें कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को के साथ हाथ कर दिया है या उनको दगा दे दिया है। ये भी एक बात जो है वो हो रही है, क्या इसमें कितनी सदाकत है। बहरहाल इसके ऊपर हम बात करेंगे। एक और बहुत अहम डेवलपमेंट सामने आ चुकी है जिसमें IMF को ख़त तहरीर कर दिया गया है चेयरमैन या बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब की जानिब से। इस ख़त के मंदरजात जो हैं, जो अभी तक खबर रसा एजेंसी इंटरनेशनल उसके मुताबिक सामने आए हैं, उसके हवाले से ये कहा गया है कि 30% ऑडिट जो है इलेक्शन का उसको यकीनी बनाया जाए और सियासी इस्तेहकाम के साथ बेल आउट पैकेज जो है उसको मशरूत किया जाए। अब ये अगर ये ख़त वाकई लिख दिया गया है, जो कि कहा जा रहा है कि रऊफ़ हसन साहब जो सेक्रेटरी इत्तलात है उनकी तरफ से लिखा गया है, और पार्टी के 2 सीनियर लोगों ने खबर रसा एजेंसी को कंफर्म किया है कि ये ख़त जो है वो तहरीर हो चुका है, तो फिर ये एक बहुत बड़ा सवाल जो है वो बनता है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से कि क्या वो IMF के साथ ये मुतालबा रखने में हक़ बजानिब हैं, क्या पाकिस्तान के मामलात, पाकिस्तान
के अंदर नहीं देखे जाने चाहिए? क्या एब्सोल्युटली नॉट और गुलामी नामंजूर का जो नारा था उसके ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पूरी उतरती है, या वो इस बारे में भी हक बजानिब है कि जो इलेक्शन है उसका ऑडिट पहले होना चाहिए? इसके ऊपर भी हम बात करेंगे आज के इस प्रोग्राम के अंदर। और साथ साथ में आज मरियम नवाज साहिबा जो हैं उन्होंने भी वो गई अपनी जो अपोजिशन लीडर हैं उनके पास, और उनको उन्होंने निसार साहब को उन्होंने कहा कि वो उनके साथ मिलकर काम करेंगी। इससे एक पुरानी बात जो है वो राना आफ्ताब साहब से मुलाकात उन्होंने जब की और उनसे बात की, तो पुराना एक क्लिप जो है वो बहुत ज़्यादा दिलचस्प है, वो हम आपको दिखाना कि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने भी किसी ज़माने में नवाज शरीफ साहब के पास वो तशरीफ़ ले गई थी और उनके साथ कुछ गुफ्तगू भी की थी और उनको दावत भी दी थी। वो मनाजिर भी हम आपके सामने रखते हैं, वो ज़रा दिखाइएगा। Assalamualaikum, Ya Saab. Intikhab is a contest. I look forward to a good relationship with you. Thank you very much. Remember in 1990 I met you in the hall and you were the leader of the house. So this is the decision of the people and I hope that you will support. बहरहाल अच्छी बात है, नई सियासत का आगाज़ हो रहा है, नए तरीके से आगाज़ होना चाहिए और पाकिस्तान की सियासत को आगे बढ़ना है। तहरीक इंसाफ इस सूरत हाल में कहाँ होगी कहाँ नहीं होगी, इसके ऊपर भी हमने बात करना है। और इसके साथ साथ MKM जो कि अभी तक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ की इत्तेहादी है, हुकूमत की इत्तेहादी है, लेकिन उनकी कुछ ऑडियोज़ मंजर आम पर आ चुकी हैं और उसमें जो गुफ्तगू हो रही है उसके मुताबिक कोई बहुत ज़्यादा खुश नहीं है मुस्लिम लीग से पाकिस्तान की एक और जमात जिसे कि MKM कहते हैं, जो कि इस वक्त हुकूमत के साथ खड़ी है। क्या होगा, उनके मुतालबात क्या हैं, वो आगे चल पाएंगे नहीं चल पाएंगे, और ये जाली मैंडेट की बात जो है ये क्यों हुई है, किस तरह हुई है, इस सारे तनाजुर में हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है जनाब मौला बख्श पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा है, हुक्मरान इत्तेहाद का हिस्सा है। बहुत बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ़ आवरी का। मोहतरम अली ज़फ़र साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं, सेनेटर हैं और बहुत जाफिशानी के साथ मुकदमा लड़ रहे हैं मखसूस नशिस्तों का। बहुत बहुत शुक्रिया सेनेटर साहब आपकी तशरीफ़ आवरी का, तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा है। और फिर फैसल सब्ज़वारी साहब हमारे साथ मौजूद है, सेनेटर हैं और पाकिस्तान मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की तरफ से मुंतखब सेनेटर हैं, हमें ज्वाइन करें कराची से। आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले मैं अली ज़फ़र साहब आपके पास आना चाहती हूँ। आपको क्या लगता है कि अब चूँकि एक बड़ी डेवलपमेंट IMF के ख़त के हवाले से आ चुकी है, आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? क्या इमरान खान साहब को ये ख़त लिखना चाहिए था? क्या इमरान खान साहब बहुत आगे नहीं निकल गए? देखिए, जहाँ तक तो डिमांड है ऑडिट की, ऑडिट तो मेरा ख्याल है ऑडिट नहीं बल्कि इन सारे जो जितने धांधली जिस कॉन्स्टिट्यूंसी में धांधली हुई है पाकिस्तान में, चाहे PTI के फेवर में हो या अगेंस्ट हो, मेरा ख्याल है सारी की सारी कॉन्स्टिट्यूंसीज में एक बार दोबारा फॉर्म 45 और फॉर्म 47 के मुताबिक रिकैलकुलेशन होनी चाहिए। उसका अगर ऑडिट की ज़रूरत हो ऑडिट हो, अगर कोई अदालत बैठ जाए और अदालत देखे तो वो मेरा ख्याल ज़्यादा मुनासिब होगा। ये तो मुझे कोई शक नहीं कि ये तो होना चाहिए। अब जहाँ तक कोई ख़त लिखने की बात है, ख़त जो है उसका मुझे नहीं पता कि क्या उसके क्या ड्राफ्ट क्या है, उसमें लिखा भी गया है नहीं लिखा गया अभी तक, उसका मैंने अभी तक मतन नहीं देखा। देख के फिर बताएंगे। लेकिन मुझे लगता है कि IMF को आगाही करना और उनको ये कहना कि जनाब आप बेशक लोन दें लेकिन इसका ये चीज़ों का ख्याल रखें कि पाकिस्तान में जमहूरियत होनी चाहिए, क्योंकि उनका अपना चार्टर है, IMF का अपना एक कंडीशंस हैं, वो कंडीशंस पूरी हो रही हैं कि नहीं, वो उस पर आगाही करने में कोई हर्ज नहीं। और ये पहले भी होता रहा है, हर मुल्क में होता रहा है। नहीं बिल्कुल, आपके जो सेंटर साहब आपके जो एतराज़ात हैं वो बिल्कुल बजा हैं, उनके समझ में आते हैं। इलेक्शन के हवाले से ये एतराज़ात माजी में भी रहे हैं, लेकिन किसी सियासी जमात ने IMF से ये मुतालबा नहीं किया कि आप इस तरह के खतूत लिखें और उसको मशरूत करें ऑडिट के साथ, 30 नशिस्तों के साथ, जो कि अब तक मतन सामने आ चुका है। बहैसियत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा के, आप समझते हैं कि ये एक दुरुस्त कदम है? जी, मैंने एक्चुअली ख़त का एग्जैक्ट डिटेल्स नहीं देखी, लेकिन जिस तरह मैंने कहा कि मेरी नज़र में कंडीशंस ये होनी चाहिए उस ख़त में कि IMF बेशक लोन दे, वो उनका अपना एक जो लोन का प्रोसेस है वो अपनी जगह, जहां पाकिस्तान को ज़रूरत है और जहां पाकिस्तान के इंटरेस्ट में है। लेकिन जहां पाकिस्तान के इंटरेस्ट में नहीं है, जहां कुछ मसाइल हैं, वहां वो ज़रूर अपने चार्टर के मुताबिक उसको देखे और बेशक
ये बताए हुकूमत को कि आपको ये काम करने हैं मजीद, ताकि वो जो प्रोसेस है डेमोक्रेसी का, जमहूरियत का, वो सही रास्ते पे चलता रहे। मेरा ख्याल है उसका अगर ये ड्राफ्ट है तो इसमें कोई हर्ज नहीं, इसमें क्या कोई ये तो कंडीशनैलिटी नहीं है। लेकिन अगर कोई और ड्राफ्ट है तो फिर मुझे उस पर देखना पड़ेगा और फिर ही मैं कमेंट कर सकूंगा। जी बिल्कुल, एक तो ये है और दूसरा उन्होंने ये भी कहा है कि आप बेल आउट पैकेज जो है उसको सियासी मद्देनज़र रखें, सियासी इस्तेहकाम को पाकिस्तान के अंदर। तो इसका तो मतलब ये है कि सियासी इस्तेहकाम तो तहरीक इंसाफ नहीं, यानी वो तो सड़कों पे होगी, एहतजाज तो होता रहेगा। तो क्या फिर बेल आउट पैकेज मिलना ही नहीं चाहिए पाकिस्तान को? देखिए, जहां तक प्रोटेस्ट है बिल्कुल प्रोटेस्ट चलेगी, इसमें कोई शक नहीं है कि पॉलिटिकल क्लाइमेट जो है, सियासी जो मैदान है उसमें पॉलिटिकल क्लाइमेट की इतनी स्मूथ राइड नहीं होनी। इस वजह से इलेक्शन की लेजिटिमेसी पे बड़ा सवालिया निशान है। और आज आप देखें, सबसे अजीबोगरीब बात तो आज मैंने देखी कि बाकी जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो एक्चुअली ये कह रही हैं कि हमने अपना शेयर तो ले लिया जो हमारा हिस्सा था रिजर्व सीट्स का, लेकिन हम अब डाका डालना चाहते हैं पीटीआई का जो शेयर बनता है या सुन्नी इत्तेहाद का जो अब शेयर बनता है माइनॉरिटी विमेन सीट्स, हम उस पर भी जाना चाहते हैं। तो इस किस्म के माहौल में सियासी एक तरह से एक कशीदगी तो रहेगी। अच्छा, लेकिन इसके साथ पार्लियामेंट में भी हमने जाना है, पार्लियामेंट में हमने कंप्लीट हिस्सा लेना है। पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है, हम इलेक्ट होके आए तो वो अपनी जगह चलेगी। और तीसरा कानूनी चली रही है, वो तो आपके बिल्कुल इस पे बात करते हैं। ज़ाहिर है जो आपका हक है वो उस पे तो कोई मतलब मखसूस नशिस्तों के हवाले से और आपकी एक फ़ाइट है, बहरहाल कहा जाता है कि वो मिलना चाहिए जो जिसका हिस्सा है। लेकिन फैसल साहब, आप इस ख़त को किस तनाजुर में देखते हैं? मसलन अगर यही ख़त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने, PMLN ने या MKM ने लिखा होता तो इस वक्त सूरत हाल क्या होती? जी बहुत शुक्रिया आसमा। देखिए, मेरे ख्याल में ये तो कंसिस्टेंट है, ये तहरीके इंसाफ की पॉलिसी से। आपके इल्म में होगा कि 2014 में भी जब इमरान खान साहब ने एहतजाज दर्ज किए तो बड़े वाज़ेह तौर के ऊपर IMF को ललकारते हुए कह रहे हैं कि इनको कर्ज नहीं देना। ये ना, मेरे ख्याल में ये बहुत ज्यादा कोताह नजरी, शॉर्ट साइटेडनेस का मुकाबला। और ये इसलिए भी कंसिस्टेंट है कि जब इनके खिलाफ एक कानून और आइन के मुताबिक वोट ऑफ नो कानून, जिसको गैर आइनी तरीके से इनके स्पीकर ने और सदर ममलकत ने बुलडोज करने की कोशिश की, आइन शिकनी की, उसके बाद जो शौकत तरीन साहब थे जो उस वक्त वजीर खजाना थे, यानी जाती हुई हुकूमत में जब वजीर खजाना थे उस वक्त नहीं रहते, और उन्होंने जो सूबाई हुकूमतें थी उसमें जहाँ तक मुझे याद पड़ता है तैमूर झगड़ा साहब को और मोहसिन लगारी साहब को, दोनों वज़राए खजाना थे KP के और पंजाब के, और उन्हें वाज़े तौर के ऊपर कहा कि सूबों ने जो अपना सरप्लस विफाकी बजट को दिखाना है ताकि IMF की जो कंडीशंस हैं, IMF की जो शराइत हैं और जो हमें थोड़ा सा मईशत में रिलीफ चाहिए वो मिल सके, तो तुम ये नहीं होने देना। यानी इतनी खतरनाक चीज है, कोई भी थोड़ा सा भी मुहज़्ज़ब मुआशरा होता या कानून की हम बात तो करते हैं जब दूसरे के ऊपर लागू करना होता है, लेकिन ये मेरे अपने पैसे नहीं है, PTI के पैसे नहीं है, खैबर पख्तूनख्वा के पैसे नहीं है, ये मुल्क के पैसे हैं। और रियासत है, रियासत का एक फेडरेटिंग यूनिट है खैबर पख्तूनख्वा। ऐसा नहीं है कि खैबर पख्तूनख्वा अलग से कोई मुल्क है और पाकिस्तान को उसने कर्जा देना है। लेकिन फैसल साहब, उनके जो मुतालबात हैं, देखिए ना, वो ये कह रहे हैं कि हमारा इलेक्शन चुराया गया है, वो ये कहते हैं कि हमारा मैंडेट चोरी हुआ है, वो कह रहे हैं 30% नशिस्तों का आप जो है वो ऑडिट करा लें। तो आप ये भी तो पाकिस्तान के अंदर ये भी तो होना चाहिए ना, अगर उनके इतराज़ात है वो भी खत्म बिल्कुल होना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने नहीं कराना ऑडिट। यानी आप IMF के बेल आउट पे मजीद क्लाउड्स गहरे करके आप मजीद उस पे खतरात के बादल दिखा के क्या हासिल करेंगे? यानी यहाँ पर IMF नया इलेक्शन करवा देगा। ये तो हो सकता है कि कोई हुकूमत गिर जाए, इलेक्शन फिर भी नहीं मिलेगा किसी को, पहली बात। दूसरी बात ये कि इस सारे के सारे प्रोसेस में क्या होगा ये नहीं पता। माहिरीन माशियात को जो PTI के पास यकीनन कुछ ना कुछ तो होंगे कि क्या होगा। ये तो बड़ा आसान होता है कि इतनी की रोटी हो जाएगी और इतने का पेट्रोल हो जाएगा,
अब मुझ पे, अली जफर साहब पे, मौला बख्शियानी साहब पे शायद इतना ना असर पड़े, लेकिन जिन लोगों की नुमाइंदगी का हम दावा करते हैं उनके साथ क्या होता है, तो मेरे ख्याल में ये बहुत संगीन है। इंतखाबाती बेकायदगियों को जांचने के लिए तमाम अदालतें हैं, इलेक्शन ट्रिब्यूनल है, पीटीआई जा भी रही है, कहीं रिलीफ मिल रहा है, कहीं रिलीफ नहीं मिल रहा, दूसरे लोगों की भी शिकायतें हैं, लेकिन उसको IMF के साथ आपने नथी कर दिया। मेरे ख्याल में ये बहुत खतरनाक है, ये मुल्क के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है, और ये पीटीआई के जो अपने क्रेडेंशियल्स हैं उनके ऊपर बहुत सीरियस सवाल उठा है। चांडी साहब, आपको क्या लगता है, क्या तहरीक इंसाफ के जो बानी हैं वो बहुत आगे निकल गए हैं? क्या उनके पास इसके अलावा कोई चारा नहीं था कि वो IMF को इसमें इन्वॉल्व करें? वो यही मतलब इमीडिएट जो चीज़ है उस पर प्रेशर पाकिस्तान की हुकूमत और रियासत पर बढ़ाएं कि उनका मैंडेट उनको वापस मिले? क्या ये जस्टिफाइड है? मैं समझता हूँ जो खान साहब ने तय किया था उस पर अमल कर रहे हैं। इंतखाबात से पहले और हुकूमत से पहले वो कहते रहे मुझे निकालोगे तो मैं पहले से ज़्यादा ख़तरनाक हो जाऊंगा, और ये कहना दोस्तों को कि अब हर चीज़ को तहस नहस कर दो, मैं निकल गया हूँ, तो ये तो वो अपने प्रोग्राम पर अमल दरामद कर रहे हैं। MQM के साथ, मेरे तो भाई हैं, MQM के साथ इख्तलाफ रहे, MQM के साथ मुसीबतें रही हैं, फिर क्या MQM कहती कि अभी पाकिस्तान टूट जाए? पीपल्स पार्टी के साथ हुआ है, बेनज़ीर साहबा के ज़माने में पूरे के पूरे इंतखाबात चुराए गए हैं। हमने इल्ज़ाम लगाए, हमने कहा है ऐसी तो धांधली कभी नहीं हुई कि हमें पंजाब से एक भी सीट ना मिले, लेकिन बेनज़ीर साहबा ने ये तो नहीं कहा कि अब मुल्क को तबाह कर दो, आसिफ साहब ने ये तो नहीं कहा पाकिस्तान टूट जाना चाहिए। बेनज़ीर साहब कत्ल पर आसिफ साहब नहीं ऐसे इस नात से नहीं बोले, उन्होंने कहा पाकिस्तान चाहिए। अब बिलावल साहब है, वो भी ये कहते हैं तमाम तकलीफ़ों के बावजूद हम पाकिस्तान को तो चाहेंगे ना। ये क्या सियासत है, मुझे समझाएं। अभी फैसल भाई ठीक बातें कर रहे थे, ये क्या तरीका है कि आप गैर मुल्क को, दूसरे मुल्क के इदारों को आप मुदाखलत में कह रहे हैं। आप कहते थे गुलामी नहीं कबूल, ये गुलामी नहीं है तो क्या है? आप अपने मामलात में दूसरी जमात, दूसरे इदारों को ला रहे हैं, और ये कहना कि अभी हर चीज़ ख़त्म हो जाएगी, नहीं करें, ये नुकसान आप किसका कर रहे हैं? ये पाकिस्तान के लोगों के लिए मसाइल पैदा कर रहे हैं। और क्या करें? वो उनकी बात नहीं सुनी जा रही है। आपको ख्याल है कि वो मतलब ठीक है, हम आप कह सकते हैं कि गलत काम है, लेकिन अगर पॉलिटिकली देखें तो वो प्रेशर बनाने में तो कामयाब हो सकते हैं ना? प्रेशर कोई और तरीका भी है ना, ये तो प्रेशर नहीं है, ये तो साइफर की तरह है जिसमें पूरे मुल्क में उन्होंने कहा ये तो गद्दारी है, अपने मुल्क के राज देना, अपने मुल्क की बातों को लेना, शाह महमूद साहब जैसे शरीफ आदमी को बीच में घसीट दिया है। तो ये तरीका भी वही है साइफर वाला। आप दूसरे इदारों को जब बुलाएंगे मुदाखलत करवाएंगे तो ये नुकसान तो लोगों का हो रहा है, पीपल्स पार्टी का तो नहीं होगा, मुस्लिम लीग का तो नहीं होगा, ये तो लोगों के मसाइल होंगे। इस मुल्क में गुर्बत का जो आलम है, IMF की कितनी जरूरत है हमें। मगर चांडी साहब, फिर ये तो आप पिछले इलेक्शन पे आप भी कह रहे थे, PMLN भी कह रही थी, उससे पिछले इलेक्शन पे मतलब MKM के बहुत रिजर्वेशंस हैं, तो फिर ऑडिट नहीं तो कम से कम कोई ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन कमिशन ही बन जाना चाहिए। ठीक है, कोई सच्चाई कमिशन बना दे आपके, कब ये होता रहा है। इसका मतलब है कि दूसरे तरीके भी हैं। ठीक है ना, लेकिन IMF तरीका नहीं है। ये क्या तरीका हुआ कि IMF को हम कहते हैं कि ये इमदाद ना दें। अभी मुझे माफ करें, अभी पिछले दिनों जो IMF के साथ हमारे मसाइल हुए हैं, जो फंड देने में उन्होंने जो देर की है, जो हमारे हुक्मरानों को मिन्नतें समाजतें करनी पड़ी हैं, वो किसके कहने पर? वो खान साहब ने वो रास्ता अपनाया था, वो मसाइल पैदा करके गए कि निगरानों के लिए जो मसाइल पैदा। सर मुश्किल हालात है, जाहिर है। मैं छोटी सी ब्रेक लेना चाहती हूँ, ब्रेक के बाद भी बात करेंगे कि अब फिर इन मुश्किल हालात में से आगे भी तो निकलना है। कैसे क्या तहरीक इंसाफ अब कल जब असेंबली का इजलास होगा वो साथ बैठेगी नहीं बैठेगी, और खैबर पख्तूनख्वा में भी अब उनकी हुकूमत होगी, तो वो वहाँ पे कैसे चलेंगे? जो आज वहाँ पे हुआ है असेंबली में वो भी काबिल कबूल नहीं है। बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे गलत हुई हैं, PMLN की तरफ से भी और PTI की जानिब से भी। एक छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आएंगे, बात करेंगे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। अली ज़फ़र साहब, ज़ाहिर है कि मुश्किल सवाल हैं, आपको जवाब भी देने हैं, और आपसे ये सवाल पूछते हुए हमें काफ़ी एहतियात करनी पड़ती है, क्योंकि ज़ाहिर है कि कुछ ही सेन वॉइसेस हैं पार्लियामेंट के अंदर भी और PTI में भी। ये बताइएगा
कि अब आपको लगता है कि ये जो मामला है ये आगे बढ़ेगा और ये तहरीक इंसाफ के लिए और मुश्किलात पैदा करेगा? एक आपको नहीं लगता कि बहुत आगे निकल गए हैं? क्या यही वजह है कि आपने खुद भी चेयरमैनशिप से इनकार किया है क्योंकि महाजरा ही है बस? नहीं, मेरा चेयरमैनशिप से इतराज़ करने का पहले जवाब दे देता हूं मैं। वो मैंने पहले भी क्लेरिफाई कर चुका हूं बड़ी अरसे से। एक बहुत बड़ा ऑनर है कि मुझे ट्रस्ट किया गया और ऑफर किया गया चेयरमैनशिप, लेकिन मेरे अपने माइंड में मुझे लगा जिस तरह के कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। और कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट इस तरह है कि मैं, आपको पता है, केसेस लड़ रहा हूँ बहुत सारे, जिसमें इमरान खान साहब को निकाल के उनको वापस चेयरमैन बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, उनकी कन्विक्शंस खत्म कराने की कोशिश कर रहा हूँ। तो वो एक दूसरी तरफ जितनी देर वो अंदर रहते हैं तो चेयरमैनशिप का जो एक टेम्पररी आर्जी चेयरमैनशिप है वो कंटिन्यू रखती है, वो चलती रहती है। तो मैंने सोचा कि ये कॉन्फ्लिक्ट बनता है कि एक तरफ चेयरमैन भी बने और दूसरी तरफ वो केसेस भी हो, फिर केसेस में डिले होगा, उंगलियां उठेंगी कि ये डिले इसलिए होता है कि चेयरमैनशिप को आगे कर रहे हैं, लंबा कर रहे हैं। इस तरह के ऑनरेबल चीज यही है कि मैं वो ना एक्सेप्ट करूं, और कोई वजह नहीं करना। तो बहुत बड़ा ऑनर है और एजाज है और मैं बिल्कुल एक्सेप्ट करने को तैयार था। सिर्फ ये जिस रास्ते पे तहरीक इंसाफ चल निकली है, मसलन क्या आपको नहीं लगता कि और ज़्यादा मुश्किलात बढ़ेंगी? ऑलरेडी बखसूस नशिस्तों का मामला आज जो कुछ हुआ है, यानी आपको लगता है सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने जानबूझ के ये ख़त लिखा है या लाइल्मी में लिखा है? आप क्या कहेंगे इसके ऊपर? वो ख़त मैंने देखा, ख़त मेरे सामने आ गया है। उस वक्त मेरा ख्याल है गलती से शायद जो इलेक्शन कमीशन के चेयरपर्सन थे उन्होंने उस ख़त का जिक्र कर दिया। वो ख़त तो सिंपली कह रहा है कि हमने अपनी लिस्ट नहीं फाइल की। जो उनसे पूछा गया कि आपने लिस्ट फाइल की है अपनी रिजर्व सीट्स की, तो उन्होंने कहा कि लिस्ट हमने नहीं फाइल की। और इस चीज का तो हमें इल्म है कि लिस्ट नहीं फाइल की। यही बहस हो रही है इलेक्शन कमीशन के सामने। दूसरी साइड जो जमातें हैं, पॉलिटिकल जमातें हैं, वो ये कह रही हैं कि चूंकि आपने लिस्ट नहीं फाइल की इसलिए सुन्नी इत्तेहाद को रिजर्व सीट्स नहीं मिल सकती, जबकि आइन में ऐसी कोई बात नहीं मुझे नजर आई। आइन तो सिंपली ये कहता है कि कोई भी सियासी जमात है उसको जितनी उसकी तादाद है पार्लियामेंट में, यानी जितनी वो पार्लियामेंट में उनके कैंडिडेट्स हैं या मेंबर्स हैं, उसके प्रोपोर्शनेट उसकी हद तक आपको मिलेगी रिजर्व सीट। और सेक्शन 104 जरूर है इलेक्शन एक्ट का, वो ये जरूर कहता है कि लिस्ट देनी है, लेकिन वो ये मना नहीं करता कि आप लिस्ट दोबारा नहीं दे सकते, या वो ये नहीं कहता कि आपने एक बार लिस्ट नहीं दी तो आपको उसके बाद लिस्ट देने की इजाजत नहीं है और आपको रिजर्व सीट्स ही नहीं मिलेंगी। बल्कि आप ये देखें कि ऐसा नहीं हो सकता कि आप एक सीट लेके बाकी जितनी सीटें हैं वो आपकी रिजर्व सीट्स खत्म हो जाएं और एक सीट पे आपको उनका हिस्सा मिल जाए जिनकी मेजॉरिटी है। एग्जाम्पल मैंने दिया था कि बलूचिस्तान में 16 सीटें आती हैं नेशनल असेंबली की और उनके अगेंस्ट 4 सीटें विमेन सीट्स। मगर देखिए ना, अब सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल खुद भी तो नहीं लड़ी ना। अब चेयरमैन हामिद रजा साहब जो हैं वो भी आज़ाद लड़े हैं, तो ये एक वैलिड पॉइंट है कि वो खुद भी पार्लिमानी जमात तो नहीं है सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल। इसके लिए भी आइन ने एक वाजे कर दिया है कि आप किसी भी, जब एक बार इलेक्ट हो जाएं आज़ाद, तो 3 दिन के अंदर किसी भी सियासी जमात को ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आप किसी सियासी जमात को ज्वाइन कर लें तो फिर आप उस सियासी जमात के मेंबर समझे जाते हैं और वो सियासी जमात फिर एक पार्लियामेंट्री जमात बन जाती है। तो अब इम्कानात नहीं है, इसका मतलब है आपको कम लगता है कि जो फैसला महफूज है? आसमा पूछना चाहूंगा एक कानून के तालिब इल्म जी 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 प्लीज, जी प्लीज प्लीज। मेरे ज़हन में अली ज़फर साहब का ये नुक्ता मैंने सुना था सर, तो काइंडली मुझे ये गाइड कीजिएगा कि अगर ये कदगन नहीं है कि वो पार्लिमानी जमात हो बल्कि कोई सियासी जमात ही हो, तो अब आम इंतखाबात तो नहीं हो रहे, तो पीटीआई बतौर सियासी जमात तो मौजूद है, तो आप लोग पीटीआई के ही अरकान क्यों नहीं हो जाते, या आप सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की हुज्जत क्यों कर रहे थे फिर? यानी इलेक्शन, इंट्रा पार्टी इलेक्शन में भी। जी जी जी, उसका जवाब सिंपल है कि पीटीआई एक और कंडीशन है कि ऐसी एक सियासी जमात भी आपको होना चाहिए जो रजिस्टर्ड हो और जिसके पास सिंबल भी हो। अगर आपके पास सिंबल नहीं है तो फिर आपको ज्वाइन नहीं किया जा सकता। तो चूंकि हमारा सिंबल
यही से सवाल निकलता है, जब सिंबल भी नहीं है तो फिर आपको मखसूस नशिस्तें कैसे मिलेंगी? और पहले से भी लिस्ट मौजूद नहीं है, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की भी मौजूद नहीं है, MWM की सीट थी, मगर क्या अली जफर साहब आपको नहीं लगता कि प्रेपरेशन ही नहीं थी? सॉरी जानवी साहब, मैं ज़रा ये सवाल कि प्रेपरेशन ही नहीं थी, आप पहले से इसकी पेशबंदी करते, आपको पता था बल्ला छिन गया है, कोई ऐसी जमात होती या इंट्रा पार्टी इलेक्शन फ़ौरन हो जाता, कोई पेशबंदी, कोई हिकमत अमली नहीं हुई सर? जी देखिए, जहां तक सिंबल है उसका ताल्लुक है पीटीआई के पास यकीनी तौर पे सिंबल नहीं है, इसलिए पीटीआई की भी थी कि पीटीआई को ज्वाइन नहीं कर सकते। लेकिन सुन्नी इत्तेहाद के पास जरूर सिंबल भी है और वो पॉलिटिकल जमात भी है, और उनको ज्वाइन करना मेरी नज़र में जो इलेक्शन एक्ट भी है और आइन भी है उसमें कोई कतगन नहीं है। आप दुरुस्त फरमा रही हैं कि सबसे बेहतर ये होता कि कोई ऐसी जमात चूज करते जिसके अंदर ये वाले इश्यूज ना हो, लेकिन बहरहाल अगर आज कानून इजाजत देता है तो फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान किस तरह ले सकता है? मैं आपको एक बड़ा सिंपल एग्जांपल देना चाह रहा था बलूचिस्तान का। आप बलूचिस्तान का एग्जांपल लें, वो सिंपल एग्जांपल है कि वहाँ 16 सीटें हैं नेशनल असेंबली की और 4 सीटें उसके अगेंस्ट हैं विमेन सीट्स, यानी कि अगर आप 4 सीटें लेंगे, जीतेंगे बलूचिस्तान असेंबली में तो आपको 1 वुमेन सीट मिलेगी। अब ये नहीं हो सकता, और यही आइन कहता है, अब ये नहीं हो सकता कि आप 4 सीटें जीतें बलूचिस्तान में और आपको 4 विमेन सीट्स मिल जाएं या 3 मिल जाएं। यानी आपका ये कहना है कि दूसरी जमातों को भी नहीं ना मिले, अगर आपको नहीं मिल रही तो उनको भी नहीं मिल सकती, ये भी है। फैसल साहब बिल्कुल अच्छा, ये क्लियर है, मगर अब जो एक महाजराई किसी सूरत हाल लग रही है तहरीक इंसाफ की हो या जिस तरह की भी, अभी तो मैंने आपसे ही पूछना है कि आप भी हुकूमत में जा रहे हैं नहीं जा रहे, ये किस तरह से मामला आगे बढ़ेंगे? आसमा देखिए, वाकईतन ट्रिकी है सिचुएशन, और उसमें सबसे ज्यादा ये है कि देखिए जितनी भी जमातें इंतखाबात लड़ रही थी बशमूल तहरीक इंसाफ के, हम सबको ये तो इल्म था ना कि इस साल आपने 27 अरब डॉलर तो इसी साल वापस करने, तो इसलिए ये कोई बिल्कुल फूलों का रास्ता और फूलों की राह नहीं है, कांटों की सेज है जो भी हुकूमत है और उसको चलाना। और इसीलिए मेरी दरख्वास्त होगी, और दीगर पार्टियों के बड़ों ने भी मेरे ख्याल में तहरीक इंसाफ की तरफ गुफ्तगू के दरवाजे खोलने की बात की थी, लेकिन तहरीक इंसाफ का एक अपना नुक्ता नज़र है कि इन्होंने मेजर पॉलिटिकल पार्टी से फॉर वन रीज़न और अनदर रीज़न बात नहीं करनी है। ये जितनी भी ज़्यादा हम सियासी लड़ाइयाँ हैं ये लड़ते रहें, लेकिन जो माशी फ्रंट है अगर उसके ऊपर हम मिनिमम कॉमन एजेंडा के ऊपर चलते रहे ना, देखिए हम में से कोई भी पार्टी कोई बहुत एक्सट्रीम राइट की नहीं है और कोई बहुत एक्सट्रीम लेफ्ट की, कोई सोशलिस्ट इंक्लिनेशंस की नहीं है, सेंटर राइट, सेंटर लेफ्ट या सेंटर की पार्टीज हैं। तो जो आपके माशी एजेंडा भी है ना कमो बेश, और खास करके जब आपके वसाइल कम हो और मसाइल बेतहाशा हो, तो उस पे बात हो तो सकती ये माशी है, इस पे एजेंडा आया जा सकता है। हाँ बिल्कुल सही बात है। एग्जैक्टली, तो बात करनी चाहिए, क्योंकि इस वक्त जितनी स्टेबिलिटी की अगेन देखिए, जब भी हम तो कह देते हैं जुमले में खते गुर्बत से इतने लोग नीचे चले गए, लेकिन जो लोग नीचे जाते हैं खते गुर्बत से वो पूरे पूरे खानदान होते हैं, वो मेरे वोटर होंगे, वो अली जफर साहब के वोटर होंगे, चांडियो साहब के वोटर होंगे। ये वो जिम्मेदारी है जो हमें मेरे ख्याल में जिसे और ये रियासत का मामला है। लेकिन आप मुझे ये बताएं कि आपकी जमात का भी, जैसे हम ऑडियो लीक्स का सुन रहे हैं, क्या आप भी आईनी तरमीम भी मांग रहे हैं, और क्या आप वाकई यही सूरत हाल है? कहा गया आपकी जमात को कि 100% जाली मैंडेट है? देखिए, बिलावल साहब का एक नुक्ता नजर है, उन्होंने दिया था, हमारा भी उनके हवाले से एक नुक्ता नजर है, बहुत सारी नशस्तों के ऊपर, दीगर दोस्तों का पीटीआई का भी हमारे बारे में होगा, हमारा बहुत सारी जगहों के ऊपर इनकी नशस्तों के बारे में होगा, इवन कराची में ही, हैदराबाद में भी। तो ये तो एक दूसरे का नुक्ता नजर वहां शेयर किया जा रहा है कि भाई फला मेरे बारे में क्या कह रहा है। अहम बात ये है कि ये किसी के भी इल्जामात को तय करने का इस वक्त तो जो तरीका दस्तयाब है वो इलेक्शन ट्रिब्यूनल है या हाई कोर्ट्स हैं उसके बाद या सुप्रीम कोर्ट है, उसके अलावा तो कोई और तरीका है नहीं। 126 दिन का धरना भी करके देख लिया था खान साहब ने, बाकी भी सारी की सारी चीजें करके देख ली थी, तो होना तो वहीं पे है, तो हो जाए जी, बिल्कुल ऑडिट हो, बिल्कुल हो, फॉर्म 45 से लेकर 47 तक सारे के सारे हों, और अगर कहीं किसी उम्मीदवार की गलती है, किसी जमात की गलती है, अमले की गलती है, उसको भी सामने ले आइए। लेकिन हम एमकेएम बहुत क्लियर है इस मामले के ऊपर कि अभी से लेकर हुकूमत साजी तक नहीं,
हुकूमत साजी के बाद हुकूमत को चलाने के लिए भी जिस संजीदगी, बुर्दबारी और कुर्बानी की जरूरत है, वो इंशाल्लाह ताला एमकेएम दिखाएगी कि हम कितनी मैच्योर पॉलिटिक्स करेंगे। ये अच्छा, यही बात चाडियो साहब, आप बिलावल साहब, मतलब हमें ज़राए ने ये कंफर्म किया कि वो किसी तौर PMLN के साथ हुकूमत नहीं बनाना चाहते थे। यहाँ तक कि मैं खबर के तौर पे शेयर कर रही हूँ कि वो CEC में रोए, यानी आंसुओं के साथ रोए कि हमें ये करना पड़ रहा है इस वक्त मुल्क जिन हालात के अंदर है। तो क्या आपको लगता है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी कुर्बानी दे रही है, जो MKM ने कहा कि हम भी दे रहे हैं, PMLN कहती है हमने भी दी है, आज जो भी जमायत अपने उसूल वक्ती तौर पे छोड़े, हाँ, और बड़ी दिल शिकनी से छोड़े, तो मेरा ख्याल है वो कुर्बानी में चला जाता है, निज़ाम की चलाने में या जमहूरियत को, जो भी आप कहें। अब आप देखें जो इलेक्शन हुई जिसमें खान साहब वज़ीर आज़म बने, पहले दिन शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि हम आपके साथ हैं, बिलावल साहब ने कहा कदम बढ़ाओ हम आपके साथ। तो ये बदनसीबी थी इस हुकूमत की, ये उस पार्टी की बदनसीबी थी तहरीक इंसाफ की कि इतने बड़े दो लीडर थे, जो पार्लियामेंट तो वो दो ही थे, या बिलावल साहब था या शहबाज शरीफ साहब थे, दोनों ने ऑफर की, लेकिन उन्होंने नहीं किया। और ये कहना हम किसी जमात से बात नहीं करेंगे, ये तो सियासी नहीं है, ये तो गैर सियासी रवैया है। सियासी रवैया अपनाए ना, आपको हुकूमत करनी है, आपको मुल्क चलाना है, आपको पॉलिटिक्स करनी है, आप जमहूरियत को आगे लेके जाना चाहते हैं, आप बातचीत के दरवाजे कैसे बंद करेंगे? चाइना में इतनी बड़ी दुश्मनी रही उनकी दो जमायतों की, फिर उन्होंने चाइना की खातिर बातचीत की ना, चाइना को आगे ले गए ना। आपकी सी क्या दुश्मनी है? हमने कौन सा एक दूसरे खून कर लिए? सियासी मौक़िफ़ है, आप उसकी बात करें। हमारे देखें ये बिलावल साहब, ये आसिफ साहब की सियासत को ये साहबान नहीं पहुंच सकते। मुशर्रफ ने हमारी पार्टी पे बंदिश डाली थी, हमने पहले ही तय कर लिया, एक नई पार्टी के नाम से हमने एक इंतखाबी निशान भी लिया, 4 PP जी, हमने इंतखाबी निशान भी लिया, इंतखाबी लड़े। अभी हम पे तनकीद भी होती है कि बिलावल साहब उस पार्टी के हैं, लेकिन हालात क्या थे, हम पर बंदिश थी और तलवार का निशान छीना गया था। मगर आप क्यों नहीं कर सकते ये फैसले, सियासी फैसले क्यों आप तस्लीम करें? आपका जहन सियासी है ही नहीं, आप फैसले सियासी करते ही नहीं। मगर एक कोई सियासी जमात को मकबूल सियासी जमात है, उसके मैंडेट को तो बीबी कोई सियासी जमात ये कह ही नहीं सकती कि हम सियासी पार्टियों से बातचीत नहीं करेंगे, फलां से करेंगे। अब फलां तो नहीं है, अब किससे बात करोगे? ठीक, आपको पाकिस्तान को आगे लेके जाना है तो दिल के दरवाजे भी खोलने हैं, सियासत के दरवाजे भी खोलने हैं, वरना जमूत का शिकार हो जाएंगे, तो जैसे आप अभी है। फिर ये सियासी इस्तेकाम कैसे आएगा? नहीं आ सकता। बात तो फिर यही तो और बात ये मैं आपको कह दूं, पे रहेंगे। ये भी मैं कह दूं, जो PTI है वो चाहती है कि उसका मैंडेट वापस हो। मैं ये भी कह दूं, हमारे और MQM के ताल्लुकात किस हद तक खराब रहे हैं, बिल्कुल, लेकिन किसी भी दौर में हमने बातचीत करने से मना नहीं किया। आप अभी भी कह रहे हैं उनके कभी भी हमने जाली है, वो कह रहे उनका जाली है, बिल्कुल ठीक है, कभी भी हमने बातचीत के दरवाजे बंद नहीं किए। और ये इनका तरीक़ेकार गैर सियासी है, गैर जमहूरी है, और ये पाकिस्तान को नुकसान अच्छा, ये इस पे अब करना क्या है? क्योंकि तहरीक इंसाफ को भी ये पता है कि अब महाजराई है हर सूरत। अली अमीन गंडापुर साहब का आना भी महाजराई है। अगर इसी तरह से रहेगा तो तहरीक इंसाफ के लिए क्या मुश्किलात हो सकती है? मुल्क के लिए तो है ही है, क्योंकि अब IMF के बेल पैकेज के साथ, बेल आउट पैकेज के साथ भी उसको मुंसलिक किया जा रहा है। ब्रेक के बाद इस पर बात करेंगे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। सेंटर साहब, अली ज़फ़र साहब, अब देखिए ना, कल स्पीकर साहब ने इजलास बुला लिया 10 बजे। ये सदर मुमलिकत का काम था, उन्होंने फिर इसके अंदर जो है वो रखना डाला। इससे पहले भी बारहा ऐसे मामलात होते रहे। तो ये एक कॉन्सेप्ट जो है ना वो बनता चला जा रहा है कि तहरीक इंसाफ कोई सियासी और पार्लिमानी काम जो है बग़ैर रखने के वो नहीं कर सकती। ये क्यों तासुर है? क्यों सदर भी मुतनाज़ा हो गए अब तो? देखिए, ये मेरी नज़र में सदर साहब दुरुस्त कर रहे हैं, और उसकी वजह ये है कि नेशनल असम्बली जब तक कॉन्स्टिट्यूट नहीं होती, जब तक मुकम्मल नहीं होती, कंप्लीट नहीं होती, तब तक उसको बुलाने का कोई जवाज़ नहीं। तो कल जो बुलाया गया है, पार्लियामेंट्री शायद मिनिस्ट्री ने बुलाया है,
ये गैर आईनी इकदाम है। ये दुरुस्त बात है कि प्रेसिडेंट साहब ने 21 दिन के अंदर अंदर बुलानी होती है सेशन को, पहला सेशन, लेकिन वो 21 दिन का शुरू होना तब है जब नेशनल असेंबली कंप्लीट हो जाए। इस वक्त रिजर्व सीट्स जो हैं उसका फैसला नहीं हुआ। रिजर्व सीट्स जो हैं उसका फैसला अभी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने करना है। यानी कि बहुत सारी जो हमारी ख़वातीन हैं और माइनॉरिटीज़ हैं वो सेशन में हिस्सा अगर नहीं ले सकेंगी तो स्पीकर का इलेक्शन, डिप्टी स्पीकर का इलेक्शन और प्राइम मिनिस्टर का इलेक्शन नहीं हो सकता। और ये कानून है, आइन कहता है कि आपको सबसे पहला इकदाम ये करना है पहले सेशन में, कोई और बिजनेस नहीं करना। कल आप लोग हल्फ लेंगे फिर, इसका मतलब है सेनेटर साहब आप हल्फ, आपकी जमात लेगी? जी, मेरी नज़र में तो हमें ज़रूर उधर जाना चाहिए और भरपूर एहतजाज करना चाहिए कि ये सेशन गैर आइनी है। अब अगर आज रात से पहले सदर साहब अपना माइंड चेंज करके कोई नोटिफिकेशन नहीं करते तो ये जो पार्लियामेंट्री मिनिस्ट्री ने कॉल किया है इजलास, इसमें तो कोई कानूनी, मुझे कहीं से नहीं नजर आ रहा, कोई कानून नहीं, कोई आइन का तकाजा नहीं कि वो इजलास बुला सके। तो आपको याद है पे केस आया था, पंजाब असेंबली का इजलास नहीं बुला रहे थे, गवर्नर थे, शायद PMLN के गवर्नर थे, वो इजलास नहीं बुला रहे थे, तो उसके बाद चीफ मिनिस्टर ने बुला लिया या फिर स्पीकर ने बुला लिया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये इजलास बुलाना जो है ये गवर्नर का हक है। अच्छा, तो इसका अभी कल भी लाहौर में भी ऐसे ही हुआ है फैसल सब्जवाई साहब, ये तो फिर पैरेलल मतलब असेंबली लग रही है। वो तो चले गवर्नर ने बुलाए थे ये स्पीकर, लेकिन यहाँ तो उन्होंने बाकायदा असेंबली अपनी बना ली है वहाँ पे और कह रहे हैं स्पीकर भी और वज़ीर आला भी मुंतखब करेंगे। तो कैसे ये चीज़ें, फिर तो IMF एक मरतबा फिर सोच नहीं सकती कि ये कैसे पैसे उनको वापस मिलेंगे जो हमने देने? नहीं, वो थिएट्रिक्स होते हैं मेरे ख्याल में। जब मैं ऑपोजिशन लीडर था सिंध में, हम भी सीढ़ियों के ऊपर अपनी असेंबली लगाते थे, वो ठीक है, ऑपोजिशन का काम है। लेकिन जो अली ज़फ़र साहब की जमात का इतराज़ है तो वो KP में भी आज हलफ लिया है ना, वहाँ भी कोई कंप्लीट थोड़ी है, कोई पंजाब में भी लिया है। हैविंग सेड दैट, मैं अभी आपके ब्रेक में पढ़ रहा था इनका जो IMF को लेटर गया है उसके मंदरजात, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। वो कह रहे हैं 20 दिन के अंदर अंदर जो है ना आप ऑडिट कर लीजिए कोई 30% नशिस्तों का और उसको आप प्री कंडीशन बना लीजिए। अब आई डोंट नो कि IMF के क्या चाह रहे हैं कि स्टाफ आके उतरे, वो आके यहाँ पे ऑडिट करे, जो आपके दस्तयाब कवानीन और आईनी तकाजे हैं उनसे हट के एक गैर मुल्की मालियाती इदारे को आप ये दावत दे रहे हैं। ये बहुत बहुत ज्यादा खतरनाक लाइंस के ऊपर, ये डेस्परेशन में कि ये पीछे अगेन आप हमारी याददाश्तें असल में बहुत महदूद रह जाती हैं, हम बहुत आसानी से भूल जाते हैं। जो वो था ना तहमूद झगड़ा साहब और शौकत तरीन साहब वाली कन्वर्सेशन, वो इतनी ज्यादा खतरनाक थी कि मुझे कोई शौक नहीं किसी सियासी कारकुन के ऊपर कोई मुकदमे वगैरह तजवीज करने का, क्योंकि सारी जिंदगी हमने ये देखा है और हमने भुगता है। हाँ। लेकिन वो बहुत ज्यादा फिट केस था बहुत संगीन मुकदमात के लिए, और ये मेरे ख्याल में तहरीक इंसाफ ने डेस्परेशन में, हासिल नहीं होना इससे कुछ, ठीक, IMF ने उस खत को जैसे ही और आप 10 लाख और खत लिख दें वो एक तरफ रख देगी, लेकिन आपने जो करना है यहाँ सियासत को बहुत नुकसान हो जाएगा इससे, बिल्कुल इससे तासुर बिल्कुल मुख्तलिफ हो रहा है। तो कल आपको क्या लगता है असेंबली का इजलास जो है वो मुनासिब माहौल में होगा, और आपका कमेंट इसके हवाले से? मेरे ख्याल में पहले तो ये कहना चाहता हूँ कि सदर पाकिस्तान जिनका नाम है वो PTI के कारकुन बने हुए हैं, अभी नहीं, बड़े अरसे से वो सदर पाकिस्तान की तरह एक्ट ही नहीं कर रहे हैं। उनका रवैया सदर पाकिस्तान का है ही नहीं, जैसे हादसाती तौर बन गए हैं, अब सदर पाकिस्तान की कुर्सी एंजॉय कर रहे हैं, सदर पाकिस्तान का रवैया उनका नहीं है। वरना वो उनको अभी पाकिस्तानी होना चाहिए, अभी PTI का नहीं होना चाहिए, लेकिन वो पाकिस्तानी नहीं बन रहे हैं। अब कल जो हंगामा होगा वो तो आप देखेंगे, ये पुरसुकून कब होते हैं, इनकी सियासत सुकून में चलेगी नहीं, ये अभी ऐसी बेचैनी में चलाएंगे और इसी में इनकी जिंदगी है। नतीजा क्या निकलेगा? आई मीन कुछ ना कुछ तो इसका नतीजा निकलेगा ना, अनरेस्ट होगा, सियासी अदम इस्तेहकाम होगा। इसका नतीजा वही निकलेगा जो ये चाहते हैं। IMF और भी इस मामले से डर जाएगी, पाकिस्तान को और भी इमदाद नहीं मिलेगी। तो ये पाकिस्तान के लोगों के खिलाफ आप साजिश कर रहे हैं। ये मामला पाकिस्तान कह रहे हैं कि उनको उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। ये मामला पाकिस्तान
नहीं आप हुई। आप भी ये कहते हैं? मैं भी ये कह, अच्छा। आप पाकिस्तान के अफसरों के खिलाफ नहीं जा रहे हैं, आप पाकिस्तान के अवाम के खिलाफ जा रहे हैं और इस पे एक्शन होना चाहिए। अच्छा, सदर मुमलिकत के खिलाफ तो बिलावल साहब ने कहा है कि होना चाहिए। सदर पाकिस्तान है ही नहीं, मगर ठीक, वो पीटीआई के कारकुन है, कब है सदर पाकिस्तान। बहुत शुक्रिया चांडियो साहब, फैसल साहब, अली जफर साहब। वही है कि रियासत है तो सियासत भी है। इस वक्त वाकई रियासत को भी बचाना है। सियासत तो चलती रहेगी मगर रियासत के हवाले से सियासी जमातों को और इदारों को मिलकर फैसले करना चाहिए। गुफ्तगू आपने सुनी, फैसला आप।